संभा और कलश ये राजबंदी नहीं, लुटेरे हैं वो। इसलिए उन्हें अपने शाही कैद खाने में मत रखो, खुले मैदान में बांध के रखो। उन दोनों को कल ऊंट पर बांधकर पूरे नगरी में उनकी विटंबना की थी। जुलूस में अत्याचार हो रहे थे। शरीर पर के आघात, दुर्दैवी जहरीले तलवार के वार इतने अकल्पित, इतने कठोर थे कि उन दोनों का बदन बधिर होता जा रहा था। संभाजी महाराज और कवि कलश की सूरत भयानक और डरावनी लग रही थी। पूरे बदन पर जख्मों का अमल, कपड़े फटे हुए, खून से लथपथ। ऐसी दयनीय स्थिति देखकर औरंगजेब सरदार रहुल्ला खान का भी कलेजा पिघल गया था। वो कहने लगा, संभा, क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी। संगमेश्वर से लेकर यहाँ बहादुरगढ़ तक, और कल का जुलूस तो अति भयंकर। सरेआम अपमान, अत्याचार, विटंबना। क्यों? अब कहाँ गए तुम्हारे हिंदुओं की 33 कोटि देवी देवता? कहाँ भाग गए वो आग के दरिया में कूदने वाले तुम्हारे मर्द मराठे? संभाजी राजे और कवि कलश दोनों भी खामोश थे, चेतनाहीन। दोनों भी रहुल्ला खान की तरफ गुस्से से देख रहे थे। खान ने औरंगजेब का महत्वपूर्ण पैगाम उन दोनों को बताया। संभा, बादशाह को तुमसे सिर्फ दो ही बातें पूछनी है। साफ साफ बता दे, कहाँ रखी है लूट, कहाँ रखा है खजाना? शंभू राजा खामोश, उनके ओठ भी नहीं हिले। पहले सवाल का जवाब मिलेगा नहीं, खान को ये मालूम था। वो आगे कहने लगा, तेरे खजाने से ज्यादा दूसरे जवाब से हमारे आलमपना जरूर खुश होंगे। अभी भी शंभू राजा खामोश। खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसने दूसरा सवाल पूछा, बोल, कौन कौन है वो लोग? कैसे लोग? कविराज ने मुंह खोला, वही नादान सरदार जो बादशाह का नमक खाते हैं और तुम्हें हमारे खबरें देते रहते हैं। बोलो, कौन है वो बदमाश? और भी वक्त है संभा, मान जा। तेरी उम्र ही कितनी है? सिर्फ 32 साल, और बहुत जिंदगी बाकी है तेरी। हमारे औरंगजेब बादशाह की सुनेगा तो वो तुझे नई जिंदगी देंगे। अरे नादान, सुन ले जरा। लेकिन फिर भी वो दोनों मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थे। रहुल्ला खान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो चिल्लाया, अरे शैतानों, बादशाह सलामत ने इतनी दया और किसी दुश्मनों पर नहीं जताई। कस्में वादे तोड़ने में और अपने ही खून के रिश्तेदारों के कत्ल करने में वो माहिर है। सीधे तरीके से बताओ, कहाँ रखा है खजाना? हमारे कौन कौन से सरदार तुम्हें शामिल थे? अब कवि कलश ने भी अपना मुंह खोला। क्या करेगा वो तुम्हारा हलकट बादशाह? पागल मत बनो, यह कैद में भूखे कुत्ते छोड़ देंगे, नोच नोच कर खा जाएंगे वो कुत्ते तुम्हें। यानी आखिर अपने मदद के लिए तुम्हारा बादशाह अपने भाइयों को भी भूखा रखता है? क्या बात है? कवि कलश के ऐसे कहने पर वैसी स्थिति में भी शंभू राजा जोर जोर से हंसने लगे। पर गरज इंसान को हलकट बना देती है, इसलिए तो खान ने ऐसी गालियां, ये कुचेष्टा बर्दाश्त की थी। कान में कुछ गुफ्तगू करना है, इसी बहाने से रहुल्ला खान को कवि कलश ने अपने पास बुलाया। खान जैसे करीब आया वैसे कवि कलश खान के मुंह पर थूके। उस घोर अपमान से खान बहुत ही तिल मिला गया। उसने अपने कमर का धारदार जांबिया निकाला। कवि कलश के गर्दन पर वो मारने ही वाला था, पर उसे अपने बादशाह औरंगजेब की याद आई। हमारे हुक्म के बिना इतने बड़े दुश्मन को मार डाला, हमारे ही पीठ के पीछे हमारा विश्वासघात किया, ऐसा औरंगजेब समझेगा। इसलिए उसने खुद को रोका। धमकी दबाव का दोनों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। खान हैरान हुआ, व्याकुल हुआ। वो अब प्यार से समझाने लगा, संभा बेटे, तेरे उम्र के 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी कसम खा के कहता हूं, क्यों अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जिद छोड़ो, बताओ साफ साफ, बादशाह तुम्हें माफ कर देंगे। खान साहब, आपके बादशाह की हमें कद्र आती है। शंभू राजा का मुंह खुला, क्यों? कोई राजा अगर कैद में फंसा तो उनके साथ बर्ताव करने की कोई रीत होती है, राज व्यवहार की कोई रीत होती है। उसने हमारे साथ कैसा सुलूक किया आप तो देख ही रहे हो। किस कुत्ते को सिंहासन पर बिठाया आप लोगों ने। तौबा तौबा, संभा कैसी बातें करते हो? हमारे आलमपना की बराबरी किसी कुत्ते के साथ? हाँ, कुत्ते के पास भी कुछ इंसानियत रहती है। आपके बादशाह से तो वो गरीब जानवर नेक है और वफादार भी है।